नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। ठीक 12:47 अब हुए हैं और तारीख आप जानते हैं, आज 13 जुलाई 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। सूरज, अमृत, प्रिया, संजय, देवेंद्र, नागेंद्र, कमलेश, मनीष, प्रशांत, मान्या, शांतनु, फिरोज, गरिमा, राजेश, अनूप, विनोद, असिम, प्रताप, विकेश, अर्जुन और श्री कृष्णा, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है जी। आ जाइए, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और बता दीजिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम बात कर रहे थे अपनी सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में, विच वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अब हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे और पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोग हड़प्पा से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थल और वहां से मिलने वाले अवशेषों के बारे में बात कर चुके थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस इज एंशिएंट इंडिया। आप जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और एंशिएंट इंडिया में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, कहने का मतलब वो काल जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हैं उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। तो एंशिएंट इंडिया में ही हम बात कर रहे थे अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और हम सब जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता अपने परिपक्व चरण में एग्जिस्ट करती थी 2500 बीसी से लेकर 1715 या 1750 बीसी तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ही चली हमारे देश की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सभ्यता, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसी में हम बात कर चुके थे इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल और वहां से मिलने वाले अवशेषों के बारे में। तो चलिए आज हम बात करते हैं और कुछ अन्य चीजों के बारे में। सबसे पहले लिख लीजिएगा सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग सिस्टम। या नगर नियोजन प्रणाली। भाई हम सब जानते हैं कि ये सभ्यता तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए है? अपनी टाउन प्लानिंग के लिए है, अपनी सिटी प्लानिंग या फिर अपनी नगर नियोजन व्यवस्था के लिए है। तो हम बात करेंगे इसकी सबसे पहले नगर नियोजन प्रणाली या नगर नियोजन व्यवस्था के ही बारे में। और ध्यान रखेंगे इस सभ्यता में जितने भी स्थल हमें मिले हैं और उन स्थलों में जो इमारतें हमें मिली हैं, मुख्य रूप से आप सब जानते हैं कि ज्यादातर स्थलों पर या ज्यादातर साइट्स पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल देखा गया। कहने का मतलब मकान बनाने के लिए या भवन या इमारतें बनाने के लिए इस सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। और यदि हम उन पक्की ईंटों के रेशियो या अनुपात की बात करें तो वो पक्की ईंटें बनी होती थी 4:2:1 में। और यहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं 4:2:1 का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई का अनुपात था उन ईंटों का,
वो क्या हुआ करता था, 4:2:1। तो 4:2:1 की ही डायमेंशन की या रेशियो की पक्की ईंटों का इस्तेमाल यहां पर इमारतों को बनाने के लिए किया जाता था। और यदि हम विभिन्न प्रकार की ईंटों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे इनका यूज, इनका उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता था। सबसे पहले लिख लीजिए कच्ची ईंटें। सबसे पहले लिखेंगे कच्ची ईंटें। जिनका इस्तेमाल रक्षा दीवार बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और प्रवेश द्वार बनाने के लिए किया जाता था। तो कच्ची ईंटें मुख्य रूप से हमने देखा है कि वो रक्षा दीवार, सड़कें और प्रवेश द्वार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यदि हम पक्की ईंटों की बात करें तो ध्यान रखेंगे पक्की ईंटों का इस्तेमाल मुख्य रूप से विशाल भवन निर्माण में किया जाता था। विशाल भवन बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी पक्की ईंटें। और यदि अलंकृत ईंटों की बात करें तो ध्यान रखेंगे अलंकृत ईंटें हमें एक ही स्थान से प्राप्त हुई हैं और द ओनली साइट या एकमात्र स्थल जहां से हमें अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखेंगे वो कौन सा है, कालीबंगा। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के इस्तेमाल के साक्ष्य या एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एल शेप्ड ब्रिक्स या एल आकार की ईंटें, ध्यान रखेंगे इनका इस्तेमाल कोने बनाने के लिए किया जाता था। कोने बनाने के लिए एल शेप्ड ब्रिक्स या एल आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा लिखिए फन्नीदार ईंटें। फन्नीदार ईंटें जिनका इस्तेमाल नाली बनाने में किया जाता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें या जहां से गोल ईंटों के साक्ष्य हमें मिले हैं, उसका एकमात्र स्थल कौन सा हुआ करता था, वही स्थल जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रामीण स्थल माना जाता है, दैट इज चन्हूदारो। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके नगर नियोजन में जो भवनों का निर्माण हुआ करता था या जो मकानों का निर्माण हुआ करता था, वो ग्रिड सिस्टम
या जाल पद्धति के आधार पर हुआ करता था। और हम सब जानते हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। यानी कि एक शतरंज के आकार में। और ध्यान रखेंगे जो प्लैंड टाउन्स हुआ करते थे या जो नियोजित शहर हुआ करते थे, जो प्लैंड टाउन्स या नियोजित शहर हुआ करते थे, ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थे, या ये दो पार्ट्स में क्या हुआ करते थे, डिवाइड रहा करते थे। और ध्यान रखेंगे एक कहलाता था पश्चिमी टीला और एक कहलाता था पूर्वी टीला। एक पश्चिमी टीला कहलाता था और एक कहलाता था पूर्वी टीला। और ध्यान रखेंगे यदि हम पश्चिमी टीले की बात करें तो ये अधिक ऊंचाई पर हुआ करता था। ये अधिक ऊंचाई पर हुआ करता था। और यदि पूर्वी टीले की बात करें तो ये कंपैरेटिवली उससे अगर कंपेयर करें तो कम ऊंचाई पर हुआ करता था। इसके नीचे दुर्ग हुआ करते थे जिन्हें दुर्ग टीला कहा जाता था। और यदि हम पूर्वी टीला के नीचे की बात करें तो वहां पर उसी के नीचे निचला शहर हुआ करता था। उसी के नीचे निचला शहर हुआ करता था जिसे नगर टीला भी कहा गया है। और ध्यान रखेंगे फिर इसी दुर्ग टीला के ही नीचे रहा करते थे और हुआ करते थे पुरोहित वर्ग। और यदि निचले शहर के नीचे बात करें तो वहां पर रहा करते थे नागरिक, शिल्पकार, सैनिक। नागरिक, शिल्पकार, सैनिक और जो अन्य एम्प्लॉयज हुआ करते थे, या फिर आप लिख सकते हैं जो अन्य कर्मचारी हुआ करते थे। और फिर सबसे नीचे हुआ करते थे धार्मिक स्थल, या आप कह सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान करने की जगह। इस तरीके से डिवाइड किया गया था एक प्लैंड टाउन को, एक नियोजित शहर को। एक प्लैंड टाउन या एक नियोजित शहर दो भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। अधिक ऊंचाई पर हुआ करता था पश्चिमी टीला और कम ऊंचाई पर बनाया जाता था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला के ही अंतर्गत दुर्ग हुआ करता था जिसे दुर्ग टीला भी कहा जाता था, और जो निचला शहर था वो पूर्वी टीला के ही अंतर्गत बसा था। दुर्ग टीला के नीचे पुरोहित वर्ग रहा करते थे या पुरोहित रहा करते थे। और यदि हम
निचले शहर की बात या नगर टीला की बात करें तो इसके नीचे ही रहा करते थे कर्मचारी, सिटीजन्स, नागरिक, लोग, शिल्पकार और जो सैनिक हुआ करते थे। और सबसे नीचे किए जाते थे धार्मिक अनुष्ठान, जितने भी रिलीजियस वर्क्स हुआ करते थे उन्हीं के लिए रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस वर्क्स को करने की जगह हुआ करती थी सबसे नीचे। और यदि हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करें या वास्तु कला के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक मकान के बाहर पक्की ईंटों से बनी नालियां हुआ करती थी, जो ढकी हुई थी। प्रत्येक मकान के बाहर पक्की नालियां बनाई जाती थी, पक्की नालियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो ईंटों से ही, जो पक्की ईंटों की बनी थी और वो ढकी भी हुआ करती थी। इसके अलावा आपको याद होगा कल ही मैंने आपको बताया था मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो में ही प्रत्येक मकान में एक कुआं, रसोई, स्नानागार। यदि हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा डेवलप्ड या सबसे ज्यादा विकसित नगर माना जाता है, स्थल माना जाता है। वहां पर प्रत्येक मकान में एक कुएं होने के साक्ष्य हमें मिले हैं। और इसके साथ केवल कुआं ही नहीं, वहां पर प्रत्येक मकान में एक रसोई, एक स्नानागार, कमरे और आंगन की भी व्यवस्था हुआ करती थी। जो हमें मिली है कहां से? मोहनजोदारो से या मोहनजोदड़ो से। इसके बाद यदि हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें या कृषि के बारे में बात करें तो मैंने कल ही आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे प्रमुख फसलें इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के मेन क्रॉप्स या सबसे प्रमुख फसलें हुआ करती थी जौ और गेहूं, बार्ले एंड व्हीट। बार्ले एंड व्हीट या जौ एवं गेहूं, ये सबसे प्रमुख फसलें हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन इसके अलावा यहां के लोग हार्वेस्टिंग ऑफ राइस या चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी रखते थे। और हम सब जानते हैं चावल की कृषि के बारे में जानकारी थी कहां के लोगों को? लोथल, कल ही मैंने आपको लिखवाया था। और एक साथ में लिख सकते हैं रंगपुर। ये वो दो जगहें थी जहां पर ऐसा माना जाता है
कि इन दो स्थलों के लोगों को चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी थी और वो चावल की कृषि भी किया करते थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इस सभ्यता में कहीं से भी गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस आधार पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हमारे पुरातात्विदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को गन्ने के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि कहीं से भी गन्ने के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। लेकिन यह भी माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु वासियों के द्वारा ही की गई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले पूरे विश्व में कॉटन या कपास की खेती की थी। अगला लिखिए, डोमेस्टिकेशन या पशुपालन। डोमेस्टिकेशन या पशुपालन आप ये भी बताए थे कि नियोलिथिक पीरियड में कपास की खेती की जाती थी, तो ये भी बताया होगा मैंने कहाँ की जाती थी। अब आप पिछली क्लास अटेंड करके देखेंगे और चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैंने आपको कपास की खेती के बारे में बताया था नियोलिथिक पीरियड में, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि कृषि किए जाने के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं वो कहां पर मिले हैं, वो मेहरगढ़ में मिले हैं। तो मेरे भाई, जो मेहरगढ़ है वो भी तो सिंध का ही भाग है। वास्तुकला क्या है, लिखा तो है आर्किटेक्चर, जिसको स्थापत्य कला भी कह सकते हैं। डोमेस्टिकेशन के बारे में, यदि पशुपालन के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे जो सिंधुवासी हुआ करते थे या जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्हें एलिफेंट और हॉर्स के बारे में जानकारी थी। कहने का मतलब हाथी एवं घोड़े से ये लोग परिचित थे, क्योंकि सुरकोटदा से हमें हाथी के साक्ष्य मिले हैं। और आप जानते हैं लोथल वो स्थल है जहां से हमें
बोन्स ऑफ हॉर्सेस या घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु के लोग थे या जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्हें हाथी और घोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त थी। इसके अलावा काफी सारे स्थलों से हमें बैल की आकृति भी प्राप्त हुई है। लेकिन ध्यान रखेंगे, कहीं से भी शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गाय और शेर के बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर गाय के बारे में जानकारी थी भी तो गाय इतना महत्वपूर्ण पशु नहीं हुआ करता था जितना महत्वपूर्ण क्या हुआ करता था, बैल हुआ करता था। यही कारण है कि ज्यादातर आकृतियों में या ज्यादातर मोहरों में हमें बैल की आकृति मिली है, लेकिन हमें कहीं से भी गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं या गाय के कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम अगली सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, अगली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वैदिक सभ्यता होगी, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन होगी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में या वैदिक सभ्यता में तो वैदिक काल का सबसे प्रमुख और सबसे पूजनीय पशु ही किसे माना जाएगा? गाय को माना जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम इसकी करेंसी या मुद्रा के बारे में बात करें, यदि हम सिंधु घाटी की सभ्यता की करेंसी या मुद्रा की बात करें, तो ध्यान रखेंगे देयर वॉज नो करेंसी सिस्टम, या आप लिख सकते हैं यहां पर कोई भी मुद्रा नहीं थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहां पर तो बार्टर सिस्टम चला करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसी भी करेंसी या किसी भी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बार्टर सिस्टम के तहत वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, जो कि कल हमने पढ़ा था कि गुजरात का लोथल एक ऐसा स्थल था जहां से हमें पर्शियन करेंसीज या फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई थी।
इसके बाद यदि आप इसकी स्क्रिप्ट या लिपि के बारे में बात करें, भाई ये बात तो स्वाभाविक है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था। यही कारण है कि हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा, आधे ऐतिहासिक काल में रखा। कहने का मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों ने लिपियों का आविष्कार तो कर लिया था और उन्होंने लिपियों का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन अपने लिपियों में उन्होंने लिखा क्या या क्या कन्वे करने की कोशिश की, वो हम आज तक नहीं समझ पाए। लिखेंगे, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड 64 बेसिक सिंबल्स। सिंधु घाटी सभ्यता के 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे जिनकी पहचान की गई है, और ध्यान रखेंगे इन्हें पिक्टोग्राफ्स कहा जाता था। इन्हें पिक्टोग्राफ्स कहा जाता था, और ध्यान रखेंगे इस लिपि या ये लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करते थे। और भाव चित्रात्मक लिपि इसे इसलिए कहा है क्योंकि इस लिपि में अल्फाबेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि चित्र बना बनाकर ही इस लिपि को लिखा जाता था। अब क्योंकि यदि अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता तो हो सकता है कि हम उसे डिकोड कर लेते। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि पढ़ ली गई, ओके, तो क्या इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से हटा दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। फिर आप इसको हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, फिर तो आप उसे हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे अगर आपने इसको पढ़ लिया तो पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल या चित्रों का इस्तेमाल करके एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या भावचित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल सिंधु वासियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन इस लिपि को पढ़कर हमें ये तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की, लेकिन हमें ये जरूर पता चला कि इस सभ्यता की लिपि को किस प्रकार लिखा जाता था। लिखेंगे, दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and then from left to right। इस सभ्यता की लिपि को पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। नोट करेंगे, इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें तीन प्रकार
कि अंतिम संस्कार की विधि देखने को मिलती है। मरने के बाद मरने के बाद जो डेड बॉडीज हुआ करती थी या जो शव हुआ करते थे, उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था, इसके भी वहां से हमें 3 प्रकार देखने को मिले हैं। सबसे पहला तरीका जो क्या कहलाता था, दाह संस्कार कहलाता था। सबसे पहला तरीका जिसे दाह संस्कार कहा जाता था। और आप जानते हैं दाह संस्कार में क्या किया जाता था, डेड बॉडीज को पूरी तरीके से जलाकर उसकी जो बची हुई राख और अस्थियां हुआ करती थी, उन्हें एक घड़े में, उन्हें एक मटके में डालकर जमीन में दफन कर दिया जाता था, जमीन में दफना दिया जाता था। कहने का मतलब इसी से प्रेरित है हिंदू धर्म के अनुसार। आप सब जानते हैं अंतिम संस्कार करने की विधि। यदि हम हिंदू मान्यताओं की बात करें, यदि हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, तो आप जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार या हिंदू मान्यताओं के अनुसार यही तरीका होता है अंतिम संस्कार करने का, जिसमें डेड बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया जाता है। हालांकि हम आज अस्थियां और जो राख होती हैं, जो अवशेष होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन उस समय के लोग आज के लोगों से ज्यादा समझदार थे, और वो लोग नदियों को दूषित नहीं किया करते थे, नदियों को गंदा नहीं किया करते थे, बल्कि वो एक कलश में उन सारी की सारी अस्थियों और राख को डालकर उन्हें जमीन में ही क्या कर दिया जाते करते थे, दफना दिया करते थे। दूसरा तरीका जो हमें मिला है वो कहलाता है पूर्ण समाधिकरण। दूसरा तरीका कहलाता था पूर्ण समाधिकरण, और नाम से ही पता चल रहा है इस विधि के तहत डेड बॉडीज को या शवों को पूरी तरीके से जमीन में दफन कर दिया जाता था या जमीन में दफना दिया जाता था। और आप जानते हैं कि यदि हम मुस्लिम और क्रिश्चियंस की विधियों के बारे में बात करें, यदि हम ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में देखें, तो यही तरीका अपनाया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए। और एक कहलाता था आंशिक समाधिकरण। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आंशिक समाधिकरण के तहत क्या किया जाता था। आंशिक समाधिकरण में सबसे पहले डेड बॉडीज को और शवों को जाकर जंगल में रख दिया जाता था या जंगल में छोड़ दिया जाता था, ताकि जो पशु और पक्षी हैं वो उस शव को खा सके, उस शव का सेवन कर सके। और जब लेफ्ट ओवर बच जाता था या फिर जो पशु पक्षी खाकर उस शरीर के जितने भाग को छोड़ दिया करते थे, फिर उसे जमीन में क्या कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। तो आप जानते हैं दाह संस्कार करने की जो विधि है ये हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। समाधिकरण की बात करें तो ये इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में देखने को मिलती है। और ये जो तरीका है ये किसमें मिलता है, पारसियों में। जो पारसी धर्म है उसी में आंशिक समाधिकरण वाली जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो कॉमनली देखने को मिलती है। क्योंकि जो पारसी लोग होते हैं वो इस विधि का इस्तेमाल करते हैं कि पहले डेड बॉडीज को क्या कर दिया जाएगा, जंगल में छोड़ दिया जाएगा पक्षियों के लिए और जंगली पशुओं के खाने के लिए। और जब वो खाकर थोड़ा बहुत छोड़ देंगे तो बस उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा।
लेकिन अंतिम सवाल उठता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन? लिखेंगे इस सभ्यता के पतन के कारण सिखों में कौन सी है? अरे यार, ये पूछने वाली बात है। तुम्हें नहीं पता है 1699 ईस्वी तक तो सिख धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अरे सिखों की उत्पत्ति, बौद्धों की उत्पत्ति, जैनों की उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति हिंदुओं से ही तो हुई है। हिंदू धर्म से ही तो उत्पत्ति हुई है इन सब धर्मों की। यदि आप हिंदू धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, ठीक है, यदि आप जैन धर्म की बात करें, इन सारे के सिख धर्म की बात करें, इन सारे के सारे धर्मों की उत्पत्ति का सोर्स एक ही धर्म माना जाता है, सनातन धर्म, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं। जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता थी इसका अंत कैसे हुआ। भाई आप सब जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये अपने मैच्योर्ड पीरियड में रही या परिपक्व चरण में रही 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। कहने का मतलब लगभग 750 साल तक पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में ये सभ्यता चलती रही। लेकिन 1750 बीसी के आसपास आते आते ये सभ्यता विलुप्त हो गई या इस सभ्यता का अंत हो गया। जिसके कारण क्या थे, जिसके रीजंस क्या थे? इसके कई सारे कारण थे, तो उनमें से ही कुछ कारणों पर हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, बात करते हैं। भाई यदि हम इतिहासकार फेयर सर्विस के व्यू की बात करें, इतिहासकार फेयर सर्विस ने ऐसा कहा है, इसके मुख्य कारण थे वनों का कटाव, डिफोरेस्टेशन, संसाधनों का खत्म होना, या रिसोर्सेस का खत्म हो जाना। फेयर सर्विस नामक इतिहासकार ने कहा कि वनों का कटाव हो जाने के कारण और रिसोर्सेस खत्म हो जाने की वजह से या संसाधन नष्ट हो जाने की वजह से ही इस सभ्यता का क्या हुआ, अंत हुआ, इस सभ्यता का पतन हुआ। आज एमसीक्यू कितने बजे होगा बेटे? एप्लीकेशन में चेक कर ले, भगवान ने आंखें भी दी हैं तुझे और हाथ भी दिए हैं। एप्लीकेशन में चेक कर ले यार, कितने बजे होगा। हर चीज मैं ही बताऊंगा। ये बता, एमसीक्यू वाला जो बैच है उस पर क्लिक कीजिए, आज की क्लास का टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। और हिस्ट्री स्पेशल की बात करें तो आई गेस 3 से 3:30 होगा शायद, चेक कर लेना एक बार ही। तीन बजे से जयदीप सर का क्लास है, तो कोई बात नहीं भाई, जयदीप सर का क्लास कर लीजिए। मैंने कब आपको ये कहा कि जयदीप क्लास सर की क्लास छोड़कर एमसीक्यू क्लास करने के लिए आना? मैंने ये थोड़ी कहा है ना। तो आप जयदीप सर की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू वाली जो क्लास है उसको रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। लाइव रहकर तूने कौन सा झंडे गाड़ देने यहाँ पर, है ना। अगर तू एमसीक्यू बैच में लाइव भी रहेगा तो तूने कौन सा यहाँ इतिहास रच देना है। तो बेटर है पहले इंग्लिश सीख ले जाकर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं
या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ज्यादा आएगी, तो आप डेफिनेटली जयदीप सर का ही बैच लीजिएगा। यदि आप किसी ऐसे बैच की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी नहीं आएगी, ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद दूसरा इतिहासकार मार्टिन व्हीलर। दूसरा इतिहासकार मार्टिन व्हीलर, जिसने इस अंत को एक आकस्मिक अंत बताया है और कहा है कि इस सभ्यता के अंत का जो कारण था वो कुछ नहीं था, बस ये आकस्मिक रूप से या अचानक ही क्या हो गई थी, पूरी की पूरी समाप्त हो गई थी या पूरी की पूरी विलुप्त हो गई थी। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा इस सभ्यता का अंत अर्थक्वेक या भूकंप से हुआ। इसके पीछे भूकंप उत्तरदायी था कि पूरे के पूरे क्षेत्र में भूकंप आ जाने की वजह से यह सभ्यता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट, आरएल स्टाइन। वही आरएल स्टाइन जिन्होंने लोथल की खोज की, सॉरी, जिन्होंने सुत कागेंडोर की खोज की थी, इन्हीं आरएल स्टाइन ने ऐसा कहा और ये बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का क्या हुआ, अंत हुआ। लेकिन ध्यान रखेंगे, अर्नेस्ट अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के ही द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया और ये कहा गया कि that was destroyed by flood। लिखेंगे इसका अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया और ये कहा गया कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ था। और ध्यान रखेंगे इसी व्यू को या फिर इसी मत को सबसे ज्यादा वैध माना गया है। जलवायु क्या है? लिख लो क्लाइमेट चेंज। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैलिड व्यू है वो माना जाता है कि बाढ़ आ जाने की वजह से ये हुआ था। इसीलिए आपने देखा भी होगा आशुतोष गोवारिकर ने जब मोहनजोदाड़ो मूवी बनाई और उसमें मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो के बारे में दिखाया गया, तो हमने मूवी के क्लाइमेक्स में भी यही देखा कि जो मोहनजोदड़ो था उसका अंत ही किसकी वजह से हुआ था, सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से ही वो पूरा का पूरा क्या हुआ था, नष्ट हुआ था।
चलिए जी, यहाँ पर समाप्त करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। कल आपसे जब मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे और शुरू करेंगे अगला टॉपिक जो होगा वैदिक पीरियड या वैदिक काल। अब मुलाकात होती है 3 बजे, और 3 बजे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करेंगे, और टॉपिक रहेगा आज का मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। भाई कल हमने 6th सेंचुरी बीसी किया था, तो आज हम मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सी यू एट 3 बजे मिलते हैं। जाकर थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाना वाना खाइए, उसके बाद मुलाकात करते हैं 3 बजे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।